RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। जय परशुराम जी की दोस्तों, अभी तक टीजीटी विज्ञान 2019 के हम 5 भाग आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, जिनमें हमने पहले 20 प्रश्न जो सी सीरीज का आपका पेपर है उसके 20 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब आइए आगे के प्रश्न लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल उत्पादन हेतु आदर्श पदार्थ में यह होना ही चाहिए। कौन सी इसकी आवश्यकता है? बड़ी उष्मा क्षमता और छोटी चालकता, छोटी उष्मा क्षमता और बड़ी चालकता, छोटी उष्मा क्षमता और छोटी चालकता, या फिर बड़ी उष्मा चालकता और बड़ी ही उष्मा अक्षमता इसके लिए ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको खाना पकाने का एक बर्तन का हैंडल दिया हुआ है। जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं उनके हैंडल में क्या गुण होने चाहिए, तो इसमें कई पॉइंट दिए हुए हैं, जिनमें सबसे पहले पॉइंट में आपको कहा है कि उनकी बड़ी उष्मा अक्षमता होनी चाहिए, बड़ी उष्मा अक्षमता और छोटी चालकता, छोटी चालकता। यानी अब यहां पर यही बातें हैं, केवल उष्मा अक्षमता और चालकता, इन 2 पॉइंट को 4 ऑप्शन में दे दिया। एक बार ये बड़ी ये छोटी, एक बार दोनों छोटी, एक बार ये छोटी फिर बड़ी और एक बार दोनों बड़ी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उष्मा अक्षमता और चालकता एक्चुअल में होती क्या है। उष्मा अक्षमता यानी हीट कैपेसिटी जिसको बोलेंगे, किसी भी पदार्थ के द्वारा ग्रहण की गई वह उष्मा जो उसका तापमान बढ़ा दे, उसकी उष्मा धारिता कहलाती है। अब ये उष्मा धारिता भी एक नियत राशि के लिए होनी चाहिए। किसी भी पदार्थ के लिए अगर हम 1 ग्राम द्रव्यमान ले लें तो वह उष्मा जो उसके 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दे, उसी को हम उष्मा धारिता हीट कैपेसिटी कहते हैं। जैसे कि अगर हम 2 पदार्थ लें, एक ले लें लकड़ी और एक ले लें पानी, दोनों के हमने 1-1 ग्राम लिए, लकड़ी का भी 1 ग्राम और पानी का भी 1 ग्राम। अब जैसे हम उन्हें गर्म करना शुरू करते हैं तो पानी जो है वो गर्म हो जाता है उष्मा को लेकर, लेकिन लकड़ी उष्मा ग्रहण ही नहीं करती। अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो ये कहा जा सकता है कि लकड़ी को 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है जल के मुकाबले। इसी प्रकार से जो आपका बर्तन होता है उस बर्तन में हैंडल लगा होता है। अब बर्तन में तो गुण होना चाहिए कि वो उष्मा ले और उष्मा खाने को दे दे, यानी उस बर्तन की उष्मा धारिता कम से कम होनी चाहिए बर्तन की, लेकिन हैंडल की जो उष्मा चालकता है, उष्मा धारिता सॉरी उष्मा क्षमता है, वो अधिक होनी चाहिए, यानी वो गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये तो है उष्मा क्षमता उष्मा धारिता के बारे में। अगर हम बात करें चालकता, तो चालकता का तात्पर्य ये है कि वो कम से कम उष्मा अपने पास रखे और ज्यादा से ज्यादा उष्मा आगे प्रसारित कर दे, उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए। जैसे बर्तन में अगर हम लेकर चलेंगे, जनरली एल्यूमिनियम के या तांबे के बर्तन ही यूज क्यों किए जाते हैं, क्योंकि उनकी उष्मा धारिता बहुत कम होती है, यानी वो अपने अंदर कम से कम उष्मा रखेंगे, बाकी सारी उष्मा अपना जो भोजन पका रहे हैं उस भोजन को दे देंगे, तो उनकी उष्मा चालकता ज्यादा होती है, उष्मा धारिता कम होती है। जबकि हैंडल इसके विपरीत होता है, यानी हैंडल की उष्मा चालक क्षमता उष्मा धारिता तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन चालकता बहुत छोटी होनी चाहिए, यानी यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक उष्मा को प्रवाहित ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये उष्मा को प्रवाहित करेगा तो ये गर्म हो जाएगा और हैंडल हम पकड़ नहीं सकते। जबकि कम चालकता होने के कारण वह उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकता, जिस कारण हम उस हैंडल का पकड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ही सही है कि हैंडल की जो उष्मा धारिता है, उष्मा क्षमता है, वो तो होनी चाहिए बड़ी, यानी ज्यादा से ज्यादा उष्मा अपने अंदर समाहित कर ले, अपने अंदर रोक ले, और जबकि उसकी चालकता छोटी होनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है निम्न में से
कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है? मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे अम्लीय चालकता के बारे में पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए और कहा है कि उनमें से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है। वो अम्लीय कौन कौन से हैं? ऑप्शन है, एक तो है मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। दूसरा जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है डाइक्लोरो, दूसरे ऑप्शन में दे दिया आपको डाइक्लोरो, तीसरे में दे दिया ट्राइक्लोरो और चौथे में आपको सीधे एसिटिक एसिड दिया हुआ है, एसिटिक अम्ल दिया हुआ है। अब इसकी क्रियाशीलता का आधार हम किस प्रकार से देखेंगे अम्लीयता का क्रम। भाई यहां पर ये आपका CH3COOH है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, जिसे हम लिख सकते हैं CH3C≡OOH के रूप में। अब यहाँ पर अम्ल वे होते हैं जो H पॉजिटिव दे सकते हैं। H पॉजिटिव कब देंगे? जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म इस ऑक्सीजन के पास आए। ऑक्सीजन के पास आएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जबकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव को दे सकता है। अब इस COOH समूह से जुड़े हुए जो ये समूह हैं, इनके आधार पर हम तुलनात्मक रूप में अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एसिटिक अम्ल को और मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल को लेकर चल रहे हैं। मोनोक्लोरो जिसमें एक क्लोरीन उपस्थित है, यानी ये हो जाएगा CH2। इसके आधार पर हम यहाँ जोड़ सकते हैं Cl, एक क्लोरीन CH2, CH3 का एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह Cl लगा दिया और उसके पश्चात COOH। दो प्रकार के आपके समूह होते हैं, एक तो हुए जो अपने आप से इलेक्ट्रॉन दूर की ओर भेज देते हैं, जैसे CH3 समूह होता है। इस समूह को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। यानी ये अपने ऊपर प्लस चार्ज बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब इसको +I प्रभाव भी कह देते हैं। जबकि कुछ समूह ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखते हैं, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इसके अंदर क्षमता होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। इस प्रकार के समूहों को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या इसको -I प्रभाव भी बोल सकते हैं, -I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट भी इसको बोल सकते हैं। अब इन दोनों में से देख लीजिए, इन दोनों में कोई भी अम्ल तब बनेगा जब वो H पॉजिटिव देगा। H पॉजिटिव के लिए इन इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीजन की ओर आना अनिवार्य है, लेकिन ये CH3 इन इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल लगाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर जाएंगे। यहाँ के इलेक्ट्रॉन तो इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। यानी जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर आने चाहिए, विपरीत दिशा होने के कारण अगर हम यहाँ O और यहाँ H इस प्रकार से लेकर चलें तो जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास तक आ जाने चाहिए थे वो इस प्रतिकर्षण बल के कारण कुछ हाइड्रोजन की ओर हो जाते हैं। यानी जितना आवश्यक H पॉजिटिव होना चाहिए उतना हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाता, वो आसानी से रिलीज नहीं हो पाता। तो इस एसिटिक अम्ल की अम्लीयता कम हो जाती है, किसकी तुलना में? दूसरे यौगिक की तुलना में। दूसरे यौगिक में देखिए इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर को आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन भी इस C से दूर की ओर जा रहे हैं, ऑक्सीजन से दूर की ओर जा रहे हैं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ठीक बीच के स्थान पर इस ऐसे होने चाहिए थे वे ऑक्सीजन की ओर ज्यादा आ जाते हैं। यानी अब हाइड्रोजन पर अधिक चार्ज आ जाएगा, जिस कारण यह आसानी से विस्थापित हो सकता है, निकल सकता है। तो अब इन दोनों में अगर देखें तो जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा होता है वो तो होता है कम अम्लीय, और जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है -I प्रभाव होता है वो होता है अधिक अम्लीय। तो अब एक बात यही कही जा सकती है कि जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है वो किसी अम्ल की अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। अगर इनकी संख्या EWG की संख्या बढ़ा दी जाए तो और ज्यादा अम्लीय हो जाता है। कार्बन परमाणु से दूरी बढ़ने पर इसका प्रभाव कम होता हुआ चला जाता है। जैसे कि अब हम मोनो को देखा है, अभी हम डाई में देखेंगे और ट्राई में।
डाई में आपके 2 क्लोरीन होंगे, ट्राई में आपके 3 क्लोरीन। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं CCl और ClCOOH, ये आपका ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल है। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है उनको ये क्लोरीन भी अपनी ओर आकर्षित करता है, ये क्लोरीन भी अपनी ओर आकर्षित करता है, ये क्लोरीन भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ पर केवल एक समूह आकर्षित कर रहा था, यहाँ पर 3-3 समूहों का आकर्षण बल लगता है। तो जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, वे इस क्लोरीन की ओर आ जाते हैं, जिस कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा और आसानी से वो H पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल है वो अधिक प्रबल अम्ल होगा इन सभी में। और अगर प्रबलता की अम्लीयता का जो क्रम है, अम्लीयता का प्रबलता का क्रम, उसमें सबसे ज्यादा जो अम्लीय होगा वो ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल, फिर डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल, फिर मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल और सबसे कम एसिटिक अम्ल होगा। अगर यहाँ पर क्लोरीन के स्थान पर हम फ्लोरीन जोड़ दें तो क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन और ज्यादा प्रबल अम्लीय होगा, क्योंकि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है वो क्लोरीन की तुलना में अधिक होता है। तो इस आधार पर आप क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए भी लेकर चल सकते हैं। उनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है HCl, Br और I। इस क्रम में इनका क्रम भी लेकर हम चल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से आपकी समझ में आ गया होगा कि अलग अलग समूहों की प्रकृति, समूहों की संख्या और कार्बन परमाणु से दूरी, इन सभी बातों के आधार पर किसी भी पदार्थ की अम्लीयता को व्यक्त किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अम्लीयता को घटाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि सोडियम का कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2000 एंगस्ट्रॉम के विकिरण से प्रकाशित सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 4 ऑप्शन में है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 3.9 वोल्ट। इसमें क्वेश्चन में आपको प्रकाश वैद्युत समीकरण का प्रयोग करना है। प्रकाश वैद्युत समीकरण स्पेशली क्या है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, वो सदैव होती है आपतित ऊर्जा, और उसमें से अगर हम कार्यफलन घटा दें तो हमारी गतिज ऊर्जा निकल आती है। अब कार्यफलन क्या होता है? किसी भी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कार्यफलन होता है, और जनरली इसे W से प्रदर्शित कर देते हैं। आपतित ऊर्जा को E से प्रदर्शित करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को E K से या केवल K से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमारा सूत्र हो जाएगा EK = E - W के बराबर। सामान्य तौर पर गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है। जो आपतित ऊर्जा होती है वो या तो h न्यू होगी और या होगी hc/λ के रूप में। इसमें से घटा देंगे WH न्यू 0 और माइनस hc/λ 0। अब ये न्यू 0 क्या है, लैम्डा 0 क्या है? न्यू 0 को न्यूनतम आवृत्ति कहते हैं, यानी वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। जबकि तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, इसलिए इसको देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपको दे दिया, एक तो कार्यफलन टोटल दिया हुआ है W = 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके पश्चात दूसरा दे दिया गया है आपको 2000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश, यानी लैम्डा = दे दिया 2000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश। अब यहां से हमें E निकालनी होगी। तो वैसे तो E का जो सूत्र होता है E = आप इनको जूल में बदलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलिए, एक राशि का रूप होना चाहिए, एक ही मात्रक होना चाहिए। लेकिन इनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, वो होता है 1, 2, 3, 4, 5/λ। यहां पर आपकी E एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में ही होता है।
अगर हम इस प्रकार का सूत्र प्रयोग करें, वैसे एक्चुअल में ये 1 2 3 7 5 होता है, तब आपकी एक्चुअल वैल्यू सही आंसर आएगा, लेकिन 1 2 3 4 5 से भी काम चलाया जा सकता है। तो यहाँ जैसे ही हम इस लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो हमारी जो ऊर्जा आएगी वो सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। अब यहाँ पर E इक्वल टू आ जाएगा 1 2 3 4 5 अपॉन ये हो जाएगा 2000 जो कि भाग देने पर आ जाएगा 6.175 के करीब आ जाएगा। अब ये भाग करने पर इतनी वैल्यू आ गई और ये आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहेगा। अब हमें निकालनी है, इसमें कहा है कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा जो E के होगी वो बराबर हो जाएगी आपकी E माइनस डब्ल्यू। E आया है 6.17 और यहाँ पर W है आपका 2.30। तो जैसे ही इसको घटाएंगे तो यहाँ 7 में से 0 7 गया, 11 में से 3 गए, आपके हो जाएंगे 0.5 में 2 गए 3.87। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें आपका 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको हम 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं 3.87 को, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन दिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3.9 वोल्ट दिया हुआ है, केवल वोल्ट। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि वो वोल्ट है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पर ये आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। अब अगर इसे हमें जूल में बदलना हो तो 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा करके हम इसको जूल में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में कहीं जूल में ऑप्शन दे दिया तो आपको फिर जूल में इसको चूज करना होगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। अब देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि जब एक उदासीन परमाणु से एक धनायन बनता है तो परमाणु का आकार समान रहता है, घटता है, बढ़ता है, या तो बढ़ता है या घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो उसका आकार घटता है या बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता क्या होता है। तो किसी भी परमाणु से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, सपोज कीजिए 3 कक्षाएं हैं, इन 3 कक्षाओं में बस केवल 1 इलेक्ट्रॉन है आखिरी वाली में, बाकी अंदर में 2 और 8 है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन हटा दिया, अब तो दूरी है ये, इलेक्ट्रॉन के निकलते ही दूरी घटेगी या बढ़ेगी, आप लोग खुद देख सकते हैं, आकार अपने आप घट जाएगा। अब ये बड़ा आकार है, लेकिन जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो यहाँ पर आकार घट जाता है। तो ऑप्शन सीधे सीधे आपको मिल जाता है कि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात धनायन का आकार कम हो जाता है, मूल परमाणु की तुलना में कम हो जाएगा, जबकि ऋणायन का आकार बढ़ जाता है। अब इसमें एक्चुअल रीजन क्या है, यहाँ तो मैंने केवल 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते फिर कक्षा तो घटेगी नहीं, कक्षा तो घट नहीं सकती, क्योंकि अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भी होते तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता, 1 तो फिर भी शेष रह जाता उस कक्षा में, तो वो कक्षा सेम टू सेम आपकी बची रहती। लेकिन ये तो एक समझाने का तरीका था। लेकिन अब अगर हम इसको देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात परमाणु में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, एक बार थोड़ा सा रफली सा मैं उसको समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलिए आपका एल्यूमिनियम ही है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, यानी उसमें प्रोटॉन आपके 13 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 और 3। यहाँ आपके ये 13 प्रोटॉन है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 3 इलेक्ट्रॉन है। हमने इन 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 2 अभी भी शेष बचे रह गए। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन थे, ये 3 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहे थे, 13 आदमी 3 आदमी को खींचेंगे तो उन 3 का कुछ न कुछ प्रतिकर्षण बल होगा। लेकिन अगर उनमें से हम 1 को हटा दें, केवल 2 को खींचना पड़ जाए, तो उन 3 के द्वारा लगाया गया बल कम हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि 13 के द्वारा लगाया गया बल बढ़ जाएगा। 2 लाइनें हैं, एक अकेली लाइन है तो छोटी होती ना बड़ी, लेकिन जैसे ही हमने कहा कि लाइन ए, पहली लाइन को अगर ए नाम दे, दूसरी को भी, कि लाइन ए छोटी है, केवल इतना ही कहना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लाइन बी बड़ी है, अपने आप हो जाएगा। अगर हम कहते हैं लाइन बी बड़ी है तो उसका सीधा सा तात्पर्य है कि इसका मतलब है कि लाइन ए इस बी से छोटी है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी ऋणावेश घट रहा है
तो अपने आप ही हम तुलनात्मक रूप में क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव आवेश बढ़ रहा है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, बढ़ जाता है, जिस कारण जो बाहरी कक्षा में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन है, वो थोड़ा सा नाभिक के पास आ जाते हैं, यानी परमाणु की त्रिज्या कम हो जाती है, अर्थात जो धनायन बना उस धनायन की त्रिज्या मूल परमाणु की त्रिज्या से कम हो जाती है, और जबकि ऋणायन की त्रिज्या बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण। तो अब इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो लेकर चलेंगे वो क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, घटता है। 4 ऑप्शन है, समान रहता है, घटता है, बढ़ता है, या तो बढ़ता है या घटता है। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर आपका है 24 का आपका सेकंड पॉइंट सही हो जाएगा कि परमाणु का आकार मूल परमाणु की त्रिज्या में घट जाता है। चलिए अब 24 के बाद अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं 25। प्रश्न 25 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें दिया हुआ है स्टाइरीन, सिनेमिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या इनमें से सभी। 25वें क्वेश्चन में आपको कुछ यौगिक दिए हुए हैं, जिनमें सबसे पहले आपका स्टाइरीन दिया हुआ है। नंबर 1 पर स्टाइरीन है, नंबर 2 पर है आपका सिनेमिक अम्ल है, तीसरा है आपका लैक्टिक अम्ल, और चौथा दे दिया गया ऑल ऑफ एबोव, सारे के सारे। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा इनमें से ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ज्यामितीय समावयवता बता दूं। ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सम अवयवता, समान अवयव होने का गुण समावयवता कहलाता है। और समावयवता में भी 2 प्रकार होते हैं आपके, संरचनात्मक समावयवता होती है, दूसरी त्रिविम समावयवता होती है। और ये त्रिविम समावयवता का एक रूप है ज्यामितीय समावयवता। तो इसमें ज्यामितीय समावयवता में एक्चुअल में होता क्या है, यह समावयवता उन्हीं यौगिकों में पाई जाती है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध उपस्थित होता है। इस प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध उपस्थित होना चाहिए, और उनसे जो समूह जुड़े हुए हैं उनकी स्थिति के आधार पर इस समावयवता की व्याख्या की जा सकती है कि यदि एक जैसे समूह एक और है तो उसको कह दिया जाता है समकक्ष रूप। यहाँ पर जैसे ए ये है, दूसरी तरफ भी ए होना चाहिए, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी होना चाहिए। जब ये पक्ष एक साइड में हो, एक जैसे पदार्थ, एक जैसे आयन मूलक समूह एक तरफ हो, तो ये कहलाता है समकक्ष रूप, जिसको सिस फॉर्म कहा जाता है। और अगर ये दोनों अपोजिट में हो जाए, जैसे यहाँ पर बी और यहाँ पर ए कर दें, अब ए अपोजिट में बी अपोजिट में, तो इसको बोला जाता है ट्रांस रूप, यानी विपक्ष रूप, जिसको ट्रांस रूप भी कहा जा सकता है। तो ज्यामितीय समावयवता 2 प्रकार की होती है, सिस और ट्रांस समावयवता भी इसको कहा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम इन यौगिकों को देखें तो इनमें देख सकते हैं कि किसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है, किसकी संरचना किस प्रकार से होती है, उसमें हम इनको देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टाइरीन की संरचना बनाते हैं। ध्यान कीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर जो समूह हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, 2 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं। अगर चारों अलग अलग प्रकार के हो गए तब एक अलग नियम लिया जाता है, EZ नियम उसको बोल देते हैं, EZ रूल। उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है तो उसे नहीं देखते, फिलहाल हम केवल इनको देख लेते हैं। स्टाइरीन, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम CH डबल बॉन्ड CH2 जोड़ दें, बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ देखिए इस C डबल बॉन्ड C पर 2 समूह H और H जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक H जुड़ा हुआ है। इसको हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसमें तो यहाँ 3 समूह एक जैसे हो गए, जबकि हमारे कम से कम 2 समूह अलग होने चाहिए, कम से कम 2 समूह अलग होंगे तब जाके ये आपका बनेगा। लेकिन यहाँ पर 3 समूह, 3H, 1H, 2, 3H एक जैसे होने के कारण ये तो इस समावयवता को प्रदर्शित ही नहीं करेगा, न सिस फॉर्म बनाएगा न ट्रांसफॉर्म बनाएगा। उसके बाद सिनेमिक अम्ल को देख लेते हैं। सिनेमिक अम्ल की जो संरचना होगी वो कुछ इस प्रकार से हो सकती है। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH डबल बॉन्ड CH और COOH जोड़ दिया जाए
तो ये सिनेमिक अम्ल की संरचना होती है। इसको कैसे लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड C, एक तरफ तो आपका हो गया H, एक तरफ हो गया COOH, यहां दूसरी तरफ आपका हो गया H और एक तरफ हो गया C6H5। इसमें व्यक्त हो सकती है, क्यों? क्योंकि एक जैसे दो समूह हैं और बाकी दो हमारे विपरीत हैं। जैसे ये संरचना हमने बना दी, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है तो ये हो जाएगा सिस फॉर्म, समपक्ष रूप। लेकिन इसी में अगर C डबल बॉन्ड C के एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दी जाए, एक हाइड्रोजन अपोजिट में C6H5 यहाँ और COOH यहाँ पर जोड़ दिया जाए, तो ये रूप हो जाएगा इसका ट्रांस रूप या विपक्ष रूप। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिनेमिक अम्ल इस ज्यामितीय समावेयता को प्रदर्शित करता है। अब हमारा एक और रह गया लैक्टिक अम्ल, चलिए इसको भी देख लेते हैं। वैसे आल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जब स्टाइलिन ने प्रदर्शित नहीं की तो सिनेमिक अम्ल प्रदर्शित करेगा। ऑल आएगा नहीं, एक छूटते ही, तो इसका मतलब लैक्टिक अम्ल भी प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हम एक बार लैक्टिक अम्ल को देख लेते हैं कि लैक्टिक अम्ल किस प्रकार की कौन सी समावेयता प्रदर्शित करेगा। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3HOH और COOH। इसमें तो डबल बॉन्ड ही नहीं आया, तो इस कारण लैक्टिक अम्ल ज्यामितीय समावेयता को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ये जो समावेयता प्रदर्शित करता है उसको कहा जाता है प्रकाशिक समावेयता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो क्या होती है? उससे पहले हम एक ऐसे कार्बन को देख लें जिससे चार बिल्कुल अलग अलग प्रकार के समूह जुड़े हुए हों। ऐसा कार्बन परमाणु असममित कार्बन परमाणु, असिमेट्रिक कार्बन एटम, यानी किरेल कार्बन परमाणु कहलाता है। कहीं कहीं ये कायरल या किरेल के रूप में, चिरेल के रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है, CHIRL, किरेल, कायरल, चिरल, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ऐसे कार्बन परमाणु को जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों से संतुष्ट हों, किरेल कार्बन एटम या असममित कार्बन परमाणु कहा जाता है। और असममित कार्बन परमाणु वाला यौगिक प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित करता है। अब प्रकाशिक समावेयता क्या है कि कुछ पदार्थ, कुछ तत्व, यौगिक जो होते हैं, तत्व नहीं, वो ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर घुमा देते हैं या फिर बाईं ओर घुमा देते हैं, या किसी भी दिशा में नहीं घुमाते। इस प्रकार के गुण को प्रकाशिक समावयविता कहा जाता है और वे यौगिक प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम यहीं पर बात करें इस लैक्टिक अम्ल को, लैक्टिक अम्ल का एक दूसरा रूप हो सकता है C, स्टार्ट तो यहाँ पे है ही, ये OH हो जाए, ये H, ऊपर CH3 और नीचे COOH। अगर हम ये मान लें कि ये प्रकाश के तल को H से OH की ओर घुमाता है, तो यहाँ पर ये इस ओर डायरेक्शन में होगा। एक को हम जो दक्षिणावर्त घुमाता है, घड़ी की दिशा में घुमाता है, उसको D रूप कहेंगे, और जो विपरीत दिशा में घुमाता है उसको L रूप कहेंगे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी दक्षिणावर्त, लीवो रोटेटरी वामावर्त, जो इस प्रकार से घुमा देता है प्रकाश के तल को, उन्हें इस प्रकार से बांटते हैं। एक बात और यहां पर आती है कि दोनों रूप एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, यानी दर्पण प्रतिबिंब के रूप में होंगे। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए, आप अपने आप को दर्पण के सामने खड़ा कीजिए, आपका मुंह दर्पण की ओर होगा, लेकिन दर्पण के अंदर जो है उसका चेहरा आपकी ओर को होगा। अगर आप उत्तर दिशा की ओर दर्पण लगा के उसे देखते हैं तो जो दर्पण के अंदर है आपका प्रतिबिंब, उसका चेहरा दक्षिण दिशा की ओर होगा। है बिल्कुल एक जैसे। आप हाथ उठाते हो तो अगला भी हाथ उठाएगा, आप उसको चांटा दिखाइए, वो आपको चांटा दिखा देगा, लेकिन गुण अलग अलग हैं। कैसे कि एक पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, दूसरा पश्चिम दिशा में, एक उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है तो दूसरा दक्षिण दिशा में। इस प्रकार से यानी मिरर इमेज होंगे, लेकिन उनके गुण विपरीत होंगे। अगर हम इसको मिरर में देखें तीर का निशान लगा के, तो वो इसी प्रकार से दिखाई देगा। जैसे कि अगर हम A और B की बात करें, A दो प्रकार की इमेज हो सकती है। A दर्पण में A की तरह ही चमकेगा, लेकिन B दर्पण में उल्टा चमकेगा, इस प्रकार से। इसी प्रकार से A को अगर पानी में देखें तो वो ऐसा चमकेगा, और B को पानी में देखें तो वो ऐसा चमकेगा, यानी वाटर इमेज और मिरर इमेज। इसीलिए यहाँ पर हमने मिरर इमेज का जिक्र किया है। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, रासायनिक और भौतिक गुण भी लगभग समान होते हैं, लेकिन वे ध्रुवित प्रकाश के तल को अलग अलग दिशा में घुमाते हैं, उस प्रकार के यौगिकों को हम प्रकाशीय घूर्णक कहते हैं, और उनका ये गुण ध्रुवण घूर्णक
अक्षमता कहलाता है और ऐसे यौगिक एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन 2 था वो मिटा दिया हमने, साफ कर दिया। तो नंबर 2 था सिनेमिक अम्ल। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ जाता कि कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करेगा या किस यौगिक में आपका असमित कार्बन परमाणु है, कौन से यौगिक की मिरर इमेज संभव है, तो इस आधार पर आपका फिर लैक्टिक अम्ल हो जाता। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो समावयता के आधार पर हो सकते हैं। आज की वीडियो में हमने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए, 21, 22, 23, 24 और 25। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी सी सीरीज है 2019 के पेपर की, जिसके क्वेश्चन हम आपको विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं। और विस्तार में केवल इतना नहीं कि केवल क्वेश्चन ही कर रहे हैं, एक क्वेश्चन से संबंधित हमारे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी तुलना में एक टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और 2-4 टॉपिक हम तैयार कर लेते हैं। अगर इस प्रकार से आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका कुछ न कुछ फायदा जरूर उठा लें। और जब आप लोग कोई क्वेश्चन करते हैं और वहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक कमेंट आया था पिछली वीडियो में, पूछा गया था कि इनके लिए कौन सी बुक अच्छी है। तो बुक के लिए, टीजीटी की तैयारी के लिए आप केवल इंटर लेवल तक की बुक का यूज कर सकते हैं। के.एन. शर्मा वाली जो केमिस्ट्री है उसका यूज कर लीजिए और कुमार मित्तल वाली फिजिक्स का यूज कर लीजिए। इनमें से अपने नोट्स स्वयं बनाइए और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमें बताइए, हम उसको समाधान करने की उसकी कोशिश करेंगे। और कुछ कहते हैं कि सर पीजीटी के बारे में भी बताइए, तो पीजीटी मैंने पहले भी आपको कहा है कि मैं पीजीटी नहीं हूँ और पीजीटी की तैयारी अक्सर आपको वो कराते हुए मिलेंगे जो खुद कभी पीजीटी नहीं हो पाए, उनका पीजीटी कभी क्लियर ही नहीं हुआ। जब खुद नहीं कर सकते तो फिर दूसरों को कैसे कह सकते हैं। हाँ, आप भी पीजीटी की तैयारी कीजिए, हम भी कर लेंगे। तो उस आधार पर आप लोग ये देख सकते हैं कि मैं पीजीटी की नहीं, मैं केवल टीजीटी की तैयारी करा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये क्लियर किया हुआ है। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।